यह कहानी एक पहाड़ी शहर की है जो लंबे अरसे से देश की राजनीति में सक्रिय रहा था। एक स्त्री की कहानी है जो पिछली पीढ़ी की एक स्वतंत्रता सेनानी के जीवन से प्रेरित होकर उसी स्तर की जिंदगी पाने के लिए अपनी भावनाओं, अपनी जीवन परिस्थितियों से जूझती है, एक साथी ढूंढती है। बेटा, मैं मुक्ता मौसी बोल रही हूँ। जी। समर अपने पिता के देहांत के बाद तन मन से बहुत ज्यादा थक गए हैं। हम कल सुबह 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। मुक्ता मौसी का फोन था, वो लोग कल सवेरे आ रहे हैं। अचानक बदल गई परिस्थिति से सरोजा परेशान है। समर के पिता अब नहीं रहे, अब क्या होगा? क्या माँ जी जैसे जीवन, उनके जैसे काम करने की उसकी आशाएं अब पूरी हो पाएंगी? क्या उसे फिर से अपनी पुरानी रोज के झगड़ों वाली गांव की दुनिया में लौट जाना पड़ेगा? कितनी कहानियां सुनी थी इस कोठी की, पिताजी और माँ जी के एक सुर बंधे जीवन की। कितने बड़े काम हुए थे यहाँ। मैं सोचती थी समर और मैं मिलकर वैसे ही कुछ काम करें, पर क्या समर ये कोठी बेचकर हमेशा के लिए चले जाएंगे? नहीं नहीं, मैं उन्हें मना लूंगी, वो जरूर मान जाएंगे। समर आज आ रहे हैं। सरोजा चाहती है कि समर को समझाने के लिए एक अच्छा माहौल बनाए, जल्दी में उसके कुछ तय करने से पहले। कितना अच्छा होगा समर के लिए, सरोजा के लिए भी, अगर वे समर के पिताजी की इच्छा पूरी कर सकें। बेटा जी। तुम चलो, मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ। अच्छा मौसी जी। इसमें क्या है मौसी? ये तुम्हारे माँ के पत्र हैं जो उन्होंने तुम्हारे पिता को लिखे थे। मौसी, डायरी के दाएं और बाएं पन्ने की लिखावट कुछ अलग है। बेटा, ये साझी डायरी तुम्हारी माँ और पिता की है। बायां तुम्हारी माँ लिखती थी और दायां तुम्हारे पिताजी।
ये तो पिताजी का खत है मेरे नाम, 1 महीने पहले का। समर, मुझे मालूम है कि अब मेरा समय सीमित है। कुछ जरूरी बातें तुम्हें बतानी है। मेरी आखिरी वसीयत की एक कॉपी साथ लगी है। तुम मेरे इकलौते वारिस हो। वसीयत की मूल रजिस्टर्ड कॉपी दिल्ली में हमारे वकील भगवान दास जी के पास है। मैं चाहता हूं इस कोठी में सामाजिक उद्देश्य के लिए कोई संस्था बने। इस बात की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है। एक बात और, मैंने अपने दूर के संबंधी वीरेंद्र और उसकी पत्नी सरोजा को यहां बुलाया था। वीरेंद्र तो एक सीधा साधा स्कूल मास्टर है, परंतु सरोजा तेज बुद्धि की है। उसने बहुत अच्छी तरह मेरी देखभाल की है। और अंत में मैं अपने जीते जी तुम्हारी पत्नी का मुंह नहीं देख सका। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ लो। मौसी जी, आरती। दोपहर के खाने में क्या पसंद कीजिएगा? नहीं नहीं बेटा, हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमें अभी दिल्ली के लिए निकलना है। ये कैसे हो सकता है? आप लोग इतने थके हुए लग रहे हैं। कुछ देर आराम करके दोपहर के बाद जाएं। सरोजा, आज न रोकें। हमें जाकर वापस जल्दी भी तो आना है यहाँ के लिए। वीरेंद्र अभी स्कूल से नहीं लौटे। अगर आप बिना रुके चले गए वो मुझ पर नाराज होंगे। आप उनसे मेरी तरफ से क्षमा मांग लीजिएगा। कहिएगा दिल्ली में बहुत जरूरी काम था। लेकिन आप पूजा घर में बहुत अच्छा गा रही थी। दोबारा आऊंगा तो पूरा सुनाइएगा। बड़ी बनठन कर तैयार हुई हो। आए नहीं अभी तक वो लोग? आए थे, जल्दी में थे, चले गए। चले गए? मेरे आने तक रोका नहीं उन्हें? मैंने तो बहुत रोका। समर कहकर गए हैं कोठी का कामकाज समझने के लिए जल्दी ही वापस आएंगे। हाँ हाँ आए, अपनी कोठी संभालें। हमारा काम तो पूरा हो गया। पूरा हो गया? क्या मतलब? बाबूजी ने बुलाया था, अब वो चले गए। हमारा जाने का वक्त है। तेरे भी शहर में बड़े पर लग रहे हैं। कहाँ चले जाएंगे? ऐसे ही? हमारा भी तो कोई हक बनता है। हक बनता है? क्यों? इतने साल यहाँ रहकर हमने पिताजी की सेवा नहीं की। तू तो पागल हो गई है। चल चल, सामान समझने की तैयारी कर। तुम तो स्कूल के मास्टर जी ही रहोगे। देख सरोजा, अपनी चादर देखकर ही पैर फैला। तुझे शहर की हवा कुछ ज्यादा ही लग गई है। ये बन ठन के पता नहीं कहां कहां घूमने जाती है। अपनी औकात में रह। समर भैया को ये कोठी सौंप कर हम जितनी जल्दी यहाँ से वापस चले जाएं, उसी में हमारा भला है। हेलो जी। जी वो अभी अभी दिल्ली चले गए। नहीं नहीं, जल्दी ही वापस आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ हाँ, आते ही उनकी आपसे मुलाकात करवा दूंगी, जरूर। जी हाँ जी। नहीं नहीं, मैं शाम को 5 बजे जरूर आ जाऊंगी। ठीक है जी, नमस्कार। कौन था? बड़े मीठे मीठे बोल रही थी। जौहरी राम अवतार का था। बाप बेटा मिलकर बिजनेस बढ़ा रहे हैं। ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। समर से कुछ सलाह लेना चाहते हैं। आखिर तू करना क्या चाहती है? तुम मेरा साथ दो वीरेंद्र। ऐसे अवसर जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। हमें ये मौका नहीं खोना चाहिए। मतलब? हमें ये कोठी छोड़कर वापस जाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्या कह रही है तू? तुझे मालूम है समर भैया यहाँ कभी नहीं रहे। अगर वो ये कोठी बेच दे तो देख, हम इज्जत से आए थे और इज्जत से ही जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। सुबह का सपना हमेशा सच होता है वीरेंद्र। मुझे माँ जी का आशीर्वाद मिला है। मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती। आखिर तू चाहती क्या है? जो तेरे मन में आए वो कर, और तू हमेशा करती है। तेरे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। कैसे इन्हें समझाऊं? फूल भी सुंदर
और मालिन भी। आपकी कोठी में मैंने 2 ही तो अच्छे काम किए हैं, एक पिताजी की देखभाल की और दूसरा बाग में फूलों की क्यारियां बनाई। आपको फूल पसंद है ना? देसी गुलाब है ना, कितनी सुगंध है इसमें, पूरा खिला हुआ, आप जैसा। मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। आज सुबह ही मैंने आपका कमरा ठीक किया था। मन कहता था आप जरूर आएंगे। आपके लिए नाश्ता भी लाती हूँ। मैंने एक बहुत सुंदर जगह देखी है, आप देखना चाहेंगे? अगर कोठी में समर की माँ के जमाने जैसा काम फिर से हो तो कितना अच्छा लगेगा समर को और मुझे भी। सरोजा मुझसे कुछ खास बात करना चाहती है, क्या है उसके मन में? कितनी गहरी, कितनी खाली, मेरी जिंदगी की तरह। वीरेंद्र तो पति रह गए, साथी कभी नहीं बने। अरे वाह, गुजिया, ये तो मुझे बहुत पसंद है। है तो अपने पिताजी के बेटे ना, उन्हें भी गुजिया बहुत अच्छी लगती थी। मैं हमेशा उनके लिए बनाती थी। ऐसा लगता है जैसे पिताजी के साथ एक पूरा जमाना ही गुजर गया। उनके बुलाने पर यहाँ आने से तो जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई। मैं गांव में पैदा हुई, छोटी थी तो जंगलों में खूब खेलती थी। पढ़ाई में तो पहले से ही तेज थी, पर बचपन से ही पता थी मुझे जिंदगी की रीत। 16-17 की उम्र में शादी और फिर 1-2 साल में बच्चे। पति अच्छा मिला तो सुख, वरना जिंदगी ढूलमूल। शादी के बाद जिंदगी में कुछ बदलाव आया, मगर इस शहर में आकर तो मानो जैसे मेरी आंखें ही खुल गईं। पहले लगता था रुपया, पैसा, विवाह, सुख सब अपना भाग्य है, पिछले जन्मों का फल। मगर यहाँ आकर देखती हूँ कि लोग अपनी हिम्मत से, अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पिताजी की बहुत इच्छा थी कि आप शादी करें। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोई लड़की ही नहीं मिली। सच कहूं तो गलती मेरी है। लड़कियां तो बहुत मिली, स्मार्ट, फैशनेबल, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाली, पर हर नासमझ की तरह मैं भी अपनी भावी पत्नी में अपनी मां की छवि ढूंढता रहा। सरल स्वभावी, साहसी और आपकी तरह सुंदर। आप ही ढूंढ दीजिए ना एक लड़की। क्या सोचा है आपने? आकर रहेंगे यहाँ इस कोठी में? नहीं सरोजा, ये संभव नहीं है। मेरा जीवन तो बड़े शहरों में गुजरा है, मेरा काम तो वहीं है। आपके माताजी और पिताजी के जमाने में कितनी शोहरत थी इस कोठी की, कितने बड़े बड़े काम हुए हैं यहाँ। क्या ऐसा फिर नहीं हो सकता? नहीं, ना तो मैं शहर को जानता हूँ और ना ही यहाँ के माहौल को। यहाँ रहेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? और आपके पास तो इतनी बड़ी विरासत है, आपके माता पिता की मिसाल। कितने बड़े बड़े काम हो सकते हैं यहाँ। आप जो भी कुछ करना चाहें, मैं आपका साथ दूंगी। तुम ठीक कह रही हो सरोजा, मुझे यहाँ कुछ लोगों से मिलना चाहिए। बचपन के दिनों के जान पहचान के मोहन चाचा हैं। पहले सरकारी अफसर थे, आजकल रिटायर होने के बाद यहीं पर रहते हैं। सरोजा, तुम किसी अच्छे वकील को जानती हो? मैं तो किसी को नहीं जानती। हाँ, हमारी कोठी के पिछवाड़े के किराएदार गुज्जर सिंह, वो कचहरी में मुंशी हैं। एक बार मुझसे कह रहे थे शहर के सबसे नामी वकील महेंद्र स्वरूप हैं। आप कहें तो गुज्जर सिंह से पूछूं? नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद पता कर लूंगा। सरोजा, अब चलते हैं।
मेरी माँ का पन्ना, 9 मार्च 1939। शहर में उत्साह की आंधी है। सदियों से घर की 4 दीवारियों में सिमटी स्त्रियां भी कांग्रेस के काम में जुट गई हैं। परसों शाम 7 बजे रामलीला मैदान में मेरा भाषण था। गांधी जी कहते हैं कि ये अंग्रेज लोग हमारे किसानों से रुई बहुत सस्ते दामों पर खरीदकर विदेश ले जाते हैं। क्या यही है रुक्मिणी देवी? हाँ, यही तो है रुक्मिणी देवी। कितनी सुंदर है, चेहरे पर कितना तेज है, और वहाँ अपनी मिलों में कपड़ा बनाकर हमें ही महंगे दामों में बेचते हैं। सुना है पिछले साल जेल गई थी। हाँ, 6 महीने अब्दुल्लापुर जेल में रहकर आई हैं। बाहर आते ही शहर में कांग्रेस का झंडा लहरा दिया, और हमारे बुनकर यहाँ बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ खादी पहननी चाहिए। सरकार ने फिर से जेल में डाल दिया तो कौन डरता है? हम सब उनके साथ जाएंगे। आप सभी मेरे साथ महात्मा गांधी की जय बोलिए। महात्मा गांधी की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरी स्पीच लिख रहे हो? तुम्हारी आज की मीटिंग ठीक रही ना? थक गई होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। मैं काम खत्म करके अभी आता हूँ। अरे समर, आओ समर। नमस्ते चाचा। जीते रहो। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। माफी चाहता हूँ चाचा जी, मैं आ ना सका। पिताजी के देहांत के बाद मन भी थोड़ा परेशान था। आओ। हाँ भाई, उस दिन चिता के सामने तुम्हारा चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। खैर, अब कुछ दिन रहोगे यहाँ पर? जी, रहना तो पड़ेगा ही। पिताजी की इतनी किताबें हैं, कागजात हैं, और कुछ कागजी कार्रवाई है, वो भी पूरी करनी है। और कोठी के बारे में भी कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। आओ बैठो। क्या सोचा तुमने कोठी के बारे में? चाचा जी, आप तो जानते ही होंगे कि पिताजी चाहते थे कि इस कोठी में सामाजिक हित के लिए कोई संस्था खोली जाए। मैं क्या, पूरा शहर इस बात को जानता है। बहुत से लोगों के मुंह में पानी आ रहा है। तुमने क्या सोचा, रहोगे यहाँ पर? नहीं चाचा जी, ये तो मुमकिन नहीं है। चाचा जी, मैं सोच रहा हूं कि कुछ लोगों से मिलकर आपकी देखरेख में इस कोठी को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल किया जाए। नहीं नहीं भाई, हम ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकते। हमने जिंदगी भर सीधी सादी सरकारी नौकरी की है, और इस उम्र में हम किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते। चाचा जी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि कुछ लोग मिलजुल कर काम करें, और जो आपकी देखरेख में हो, बस। अरे भाई, तुम इस शहर की हालत नहीं समझते। यहाँ लोगों के पास बहुत पैसा है, मगर लालच उससे भी 4 कदम आगे। जितना ज्यादा रुपया उतनी ही कम ईमानदारी, इंसानियत। सब बदमाश है इस शहर में। तुम थोड़े बहुत शरीफ हो, क्योंकि ज्यादातर शहर से बाहर रहे हो। आपकी इनायत है जो आपने मुझे शरीफ समझा, थोड़ा बहुत ही सही। तो चाचा जी, आप क्या सलाह देते हैं, क्या करना चाहिए मुझे? देखो भाई, मेरी सलाह तो ये है कि अगर तुम्हारे लिए खुद यहाँ आकर रहना संभव नहीं तो कोठी को बेच दो। कोई और रास्ता दिखाई नहीं देता? पिताजी के एक दोस्त हैं जो दिल्ली में रहते हैं, नामी वकील हैं। सोचता हूं उनसे सलाह ले लूं। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ पर मैं एक महेंद्र स्वरूप हैं, काफी नामी वकील हैं, उनसे बात करता हूं। महेंद्र स्वरूप? हाँ, काबिल आदमी है, मगर बहुत ही टेढ़ा और चालाक। खैर, मिल तो आओ। ठीक है चाचा जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे समर साहब, आपने ख्वामखा तकलीफ की। मुझे बुलाया होता, मैं खुद ही चला आता आपके पास। शुक्रिया वकील साहब, इसी बहाने थोड़ी सैर हो गई। वकील साहब, मैं अपनी कोठी के बारे में आपसे कुछ मशवरा चाहता था। अच्छा। ये पिताजी की वसीयत है। इस वसीयत के मुताबिक मैं अपनी जायदाद का अकेला वारिस हूं। आप भी देख लीजिए।
समर साहब, अगर कानूनी सलाह ठीक से लेनी हो ना तो फोटोकॉपियों के बदले मूल कागज देखना जरूरी होता है। मैंने सुना है कि आप अपनी कोठी बेचना चाहते हैं। नहीं नहीं, पिताजी की इच्छा थी कि कोठी में सामाजिक हित के लिए कुछ काम किया जाए, इसलिए मैं उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस शहर के आप जैसे कुछ सम्मानित लोग मिलकर यहां कोई संस्था चलाएं। देखिए समर साहब, दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहरों में और हमारे जैसे शहरों के हालातों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ जमीन जायदाद पर कब्जा होना मामूली बात है। तो आपको क्या लगता है वकील साहब, हमारी कोठी में कोई संस्था चलाना मुमकिन नहीं है? अगर आप इस कोठी में नहीं रहना चाहते तो आप इसे बेच दीजिए और उन पैसों को आप अपने पिताजी की इच्छा अनुसार किसी अच्छे काम में लगा दीजिए। वकील साहब, अगर आपकी यही सलाह है तो मुझे एक बार दोबारा सोचना पड़ेगा। तो बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वकील साहब। इट्स ऑल राइट। अबे तेरा मुकदमा कल 10 बजे 2 नंबर अदालत में लगा है। जी हुजूर। गवाही के कटघरे में सीधा खड़ा रहियो जी। और बोलियो, जी हजूर मैं वहीं था। जी हजूर मैं वहीं था। चल निकाल 10 रुपए। अबे मेरी बात सुन, मुकदमा जीतना है, 15 साल की कैद हो जाएगी, तुझे जेल चले जाएगा। समझ में आई क्या तुझे? जी। मुकदमा लड़ने आ गए, निकाल। सभी मैं इस दुनिया से कितनी दूर हूं। अन्याय से अदालत में बचाव ढूंढते गरीबों की इस दुनिया को समझना मेरे लिए असंभव है। अबे निकालना, क्या कर रही है? मुकदमा जीतेंगे सब। हाँ, ये पहुंच जाइयो कल। अरे बहुत ही नटखट बच्ची है, अपनी मां पर गई है लगता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, अच्छी अच्छी जगह जानती हैं आप। कल शाम बहुत देर रहे वकील साहब के साथ। एक ही दिन में सारी सलाह दे डाली उन्होंने। मोटी फीस ली होगी। नहीं, मुझसे फीस नहीं ली, कह रहे थे कि बाद में देख लूंगा। बहुत चालाक हैं वकील साहब, जरूर कोई तिकड़म सोची होगी। वकीलों और उनके मुंशियों का तो कायदा ही ऐसा है। बदमाश, अधर्मी लोग अपने कुकर्मों का फल भोगेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। आपका बस चले तो हमें अभी से हरिद्वार ले चलें। अगला जन्म किसने देखा है? आजकल तो ऐसे ही लोगों का बोलबाला है। तो क्या सलाह दी मोहन चाचा ने? क्या कहते हैं वकील साहब? मोहन चाचा मस्त आदमी है, कोठी के किसी भी काम की जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे हैं। वकील साहब का कहना है कि अगर मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ तो कोठी बेच देनी चाहिए। मम्मी मम्मी भूख लगी है। हाँ हाँ अभी देती हूँ। मैं सोच रही थी क्यों ना हम कोठी में एक बड़ा अच्छा स्कूल चलाएं। वीरेंद्र जी पढ़ाई लिखाई संभाल लेंगे और बाकी के काम मैं देख लूंगी। ख्याल तो अच्छा है, तो फिर बनाइए पूरी स्कीम। मैं ऐसा शानदार स्कूल चलाऊंगी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। सब ख्याली पुलाव है, शेख चिल्ली की बात। स्कूल बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? आप लोग पूरी स्कीम बनाइए, स्कीम अच्छी होगी तो कुछ मदद मैं करने को तैयार हूँ। आप पैसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। स्कूल अच्छा हो तो लोग अपने बच्चों के एडमिशन के लिए 20-20 हजार तक देने को तैयार हैं। ब्लैक में पैसा लेकर एडमिशन करना सरासर चोरी है, डाकाजनी है। यही तो मुसीबत है इनके साथ। हमेशा मास्टर जी वाली बात। दुनियादारी की तो कोई समझ ही नहीं है। कुछ नहीं सीखा इन्होंने पिताजी से। पिताजी ने इतनी बड़ी कोठी बनाई, बिना दुनियादारी से निपटे ये सब हो सकता है? सरोजा, स्कूल का मामला तो तुम लोग ही तय कर सकते हो। तुम दोनों फाइनल स्कीम बना लो, मेरी ओर से कोई रोक टोक नहीं होगी। वैसे भी कल दिल्ली जा रहा हूँ, वापस आने पर कुछ ना कुछ तो फैसला करना ही होगा। सरोजा, खाना परोस खाना। अपनी फिजूल की और बेकार की बातें बाद में करना। भाई साहब, आपके पिताजी ने हमें बुलाया था, अब वो चले गए हैं। अब आप इस कोठी के मालिक हैं, आप जो कहेंगे वो होगा। सरोजा की तिकड़मी बातों से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मेरे और इसके रास्ते अलग अलग हैं।
20 अप्रैल 1939। आज से पूरा 1 महीना पहले मैंने अपनी कोठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी। विषय था रसवारी मोहल्ले की वेश्याओं की समस्या पर विचार। बैठिए। वहां अनेकों छोटी लड़कियां भी हैं। सुना है कि वो राजस्थान की हैं सब। ये रसवारी मोहल्ले के कोठे हमारे पूरे शहर पर कलंक हैं। अरे भैया, ऐसे मोहल्ले हर शहर में होते हैं। ये एक ऐतिहासिक प्रथा है। ये गुमराह औरतें जाए भी तो कहां जाएं? ऐतिहासिक तो अंग्रेजी राज भी है। आज प्लासी की लड़ाई को पूरे 200 साल होने को आए हैं। इस हिसाब से तो हमें उसे भी चलते रहने देना चाहिए। आप कहते हैं कि लड़कियों को गुमराह किया? किसने किया गुमराह? अरे भाई, राजनीतिक और सामाजिक मसले अलग अलग होते हैं। हमें इधर उधर की बातें करने की बजाय अपने राजनीतिक मसलों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस का काम राजनीतिक स्वतंत्रता से कहीं आगे तक जाता है। हमें अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार, जात पात, हरिजन उद्धार और वेश्यावृत्ति पर भी काम करना है। नमस्कार। नमस्कार। तय हुआ कि हम रसवारी मोहल्ले की लड़कियों से मिलें। रुक्मिणी देवी की जय! रुक्मिणी देवी की जय! रुक्मिणी देवी की जय! रुक्मिणी देवी की जय! हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर आई हैं। आइए। बाई जी। अरे भैया, आज के दिन तो बाई जी मत कहो। आज तो बहन जी हमारे द्वारे आई हैं। हम सब पवित्र हो गए हैं। बहन जी, पवित्र तो हम सभी हैं। ये तो अपने अपने मन और स्वभाव की बात है। जिसका मन साफ और मजबूत हो वही पवित्र है। ठीक कहो बहन जी, मेरा दिल सफा है। ये लड़कियां भी अच्छे स्वभाव की हैं। किस्मत थी कि यहाँ पहुँची। पिछले जन्म के कर्म होंगे। हम कांग्रेस का काम बढ़ाने आए हैं यहाँ पर, और अंग्रेजों को यहाँ से निकालने के अलावा हमको हमारे समाज में भी तो सुधार लाना है। मौसी, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ हाँ कहो कम्मो, जो तेरा दिल करे। बहन जी सुनने ही तो आई हैं। माँ जी, हमें अंग्रेजों से क्या लेना देना? हमें तो अपनी जात वालों ने बिगाड़ा, अपने मर्दों ने खराब किया। कोठे के बिना और कहीं का न रखा। अपना बदन और अपने ग्राहकों की हवस की अब हम पाले हैं। अंग्रेजों का हमसे क्या वास्ता? घर बार नहीं, रिश्ते नाते खत्म, दुनिया में बेइज्जत, पर मुंह छुपाने का कपड़ा, खाने की रोटी, सर पे छत फिर भी हमें चाहिए। कहाँ से आएगा? चुप कर कम्मो, छोटा मुंह बड़ी बात। चल जा बैठ। ठीक कह रही है ये, बोलने दो इसे। हमारे घर लड़की के पैदा होते ही खत्म कर देने का रिवाज था। पहले 2 बहनें गईं, तीसरी जब मैं पैदा हुई और मेरी माँ बहुत रोई धोई तो मैं बच गई। बड़ी हुई तो चाचा ने खराब किया, पर घर वालों ने मुझे बदचलन कहकर पीटा। फिर क्या हुआ? आखिर में मैं घर से भाग गई, लेकिन खाई से कुएं में जहां भी गई मेरे साथ वही हुआ जैसे औरत जात का नसीब भी यही हो। अब इस कोठी के आसरे जिंदा हूँ। रोजी रोटी के और बहुत से धंधों से ज्यादा ईमानदारी से चलता है ये धंधा। कम्मो, तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो? माँ जी, हर रात घिन आती है अपने आप से। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कम्मो। तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो? मन में अगर मजबूती हो और मेहनत करो तो तुम अपनी दुनिया बदल सकती हो। क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? दुनिया में कहाँ मेरे लिए कोई और जगह है? मेरे घर आओ, वहीं रहो। रुक्मिणी देवी की जय! रुक्मिणी देवी की जय! अगले 2 दिनों में 15 लड़कियां कोठी पर आ गईं। 3 दिन बाद एक किराए के घर में हॉस्टल बनाया गया। कोठे की मालकिन हॉस्टल की वार्डन बनी। फिर लड़कियों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए एक दस्तकारी स्कूल बनाया गया। आज पहली बार वो लड़कियां स्कूल में आईं। मुझे लग रहा है कि आज मैंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है।
अद्भुत स्त्री मेरी मां सरोजा ठीक कहती थी। कितने बड़े बड़े काम हुए होंगे हमारी कोठी में। समर, ये तुम्हारे कोठी के कागज हैं। तो तुमने कोठी बेचना तय कर लिया है? मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप पिताजी के पुराने मित्र हैं। पिताजी चाहते थे कि कोठी में कुछ सामाजिक हित के लिए संस्था शुरू की जाए। तो फिर ये कागज क्यों ले जा रहे हो? सबका यही कहना है कि अगर मैं कोठी में जाकर नहीं रह सकता हूं तो कोई भी संस्था चलाना मुमकिन नहीं है। बात तो ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हें एहतियात से काम करना जरूरी है। शुक्रिया अंकल, मैं आपकी सलाह के बिना कोई फैसला नहीं करूंगा। सरोजा चाहती है कि कोठी न बेची जाए। पिताजी की इच्छा के मुताबिक इसमें कुछ अच्छे काम किए जाए, जैसे कि मां करती थी। लेकिन क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? लगता है सर कोई एक्सीडेंट हुआ है, मैं देख के आता हूँ। एक्सीडेंट तो कभी भी कहीं भी हो सकता है, खुली सड़क पर चलती इस लड़की का भी। क्या जीवन की घटनाएं महज एक्सीडेंट नहीं होती? जैसे सरोजा, मेरे रिश्ते के भाई की पत्नी, एक बच्चे की मां। नहीं नहीं नहीं, समर साहब, काफी लंबी उम्र है आपकी। मैं आप ही को याद कर रहा था। आपकी कोठी पर फोन लगाया तो पता लगा कि आप दिल्ली गए हुए हैं। जी हाँ, मैं दिल्ली गया था। आप कोठी के ओरिजिनल पेपर देखना चाहते हैं ना? लगता है आपने कोठी बेचने का मन बना ही लिया है। जी हाँ। समर साहब, ये है चौधरी भगवान सिंह जी, जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। वकील साहब ने बताया कि आप हमारी कोठी खरीदना चाहते हैं। जी साहब, आपकी मेहरबानी हो जाए तो ये सौदा मुझे मिल जाए। वैसे तो पिछले दिनों बहुत से लोग आए थे आपकी कोठी को खरीदने के लिए, लेकिन कोई 30-35 लाख से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं था। पर हमारे चौधरी साहब तो 50 लाख देने को तैयार हैं। हाँ साहब, कोठी तो हमने पसंद है। हम कह रहे हैं फैसला कर लो। बयाने में ये 1 लाख रुपए ले लो और या सौदा पक्का कर लो। समर साहब, मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अच्छी कीमत मिलेगी। फिर भी आप अपनी तसल्ली करना चाहें तो कर लीजिए। ये कोठी मेरे माता पिता का जीवन स्थान रही है। इस कोठी के साथ बहुत सारी भावनाएं, मेरे बचपन की यादें जुड़ी हैं। इसलिए बेचने से पहले थोड़ा मन तो मजबूत करना ही पड़ेगा। ठीक है समर साहब, मैं 2 दिन के अंदर एग्रीमेंट के कागजात तैयार करवा लूंगा और फिर उसके बाद रजिस्ट्री की तारीख तय कर लेंगे। ठीक है, आप कागज तैयार करवा के मुझे भिजवा दीजिए। ठीक है। हेलो साहब, हम सलमान खान बोल रहे हैं। दफ्तर में जो बड़े बाबू हैं, उन्होंने हमसे कहा था कुछ दिनों के लिए हमें आपकी कोठी में रहना होगा। आप हमें हुक्म दें, आपकी कोठी कब हाजिर हो जाएं। सलमान मियां, हमने कोठी बेचने का फैसला कर लिया है, पर यहाँ कुछ लोगों की बातों से लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कुछ आदमियों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सर, आप हुक्म दें, जब जैसा चाहेंगे वैसा बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है सलमान मियां। कैसे बताऊं सरोजा को कि मैं कोठी बेच रहा हूं। कितनी तमन्नाएं थी उसकी यहां रहकर कुछ बड़े काम करने की, एक स्कूल चलाने की। दिल टूट जाएगा उसका, लेकिन मैं यहां कैसे रह सकता हूं? जी चाहे जी भर के प्यार करूं, जी चाहे सनूनी सजन से इकरार करूं, जी चाहे
कौन है? मैं हूँ। दरवाजा खुला है। आपकी चिट्ठी थी। आप सो रहे थे? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर दिन भर की थकावट से सर भारी हो रहा था। आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए गर्म दूध का गिलास लेकर आती हूँ। नहीं। हाँ हाँ। परेशान पिया धड़के है जिया, हाय क्या करूं, प्रीत की डोर मोह खींचे तेरी ओर, जग से भी डरूं, दुआएं 100 बार करूं, जी चाहे जी भर के प्यार करूं, जी चाहे। मैंने 2 चम्मच शहद डाल दिया है, आपको अच्छा लगेगा। मुझे दे दो, मैं बाद में पी लूंगा। मैं आपका सर दबा दूं? आपको आराम मिलेगा। सरोजा, तुम रात को भी नहाती हो? नहीं, बस आज ही। आशा सुबह जल्दी स्कूल जाती है ना, रात को नहला कर सुला देती हूँ। आज वो जल्दी सो गई तो पानी मैंने गर्म किया था, सोचा मैं ही नहा लूं। वीरेंद्र कहीं दिखाई नहीं देते? वो बाहर गए हैं, कल आएंगे। कुछ आराम मिला आपको? सर दबाने में तो तुम एक्सपर्ट लगती हो। आप इधर करवट लीजिए, मैं आपके कंधे दबा दूं। सरोजा, तुम बहुत आकर्षक हो। तुम भी। लाज के बंधन तूने न तोड़े, मुझे तोड़ने पड़े, ताले जुबां के तूने न खोले, मुझे खोलने पड़े, आँखियों आँखियों इज़हार करूं, जी चाहे जी भर के प्यार करूं, जी चाहे, सलोने सजन से इकरार करूं, जी चाहे। एक क्षणिक आवेश में बह जाना ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे लिए। आप सुबह नाश्ते के लिए आए ही नहीं, मैं इंतजार करती रही, सोचा रात को देर से आए होंगे। हाँ, रात को वकील साहब के यहाँ चला गया था, उनके कुछ दोस्त आए हुए थे, सो आने से पहले काफी देर हो गई। सुबह एक जरूरी काम था, उठते ही बाहर चला गया। तो अब क्या कहते हैं वकील साहब? उनकी भी यही सलाह है कि कोठी बेच देनी चाहिए। उनके एक मित्र हैं जो खरीदने को तैयार हैं। तो फिर क्या तय किया आपने? मेरे ख्याल से कोठी बेचने के सिवा अब और कोई चारा नहीं है। स्कूल और संस्था की बात कहने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल इतनी आसान नहीं है। क्या कीमत देंगे वकील साहब, बताइएगा मुझे। कोई अच्छी पार्टी ढूंढ दूं तो कितना कमीशन मिलेगा मुझे? बेवकूफी की बातें मत कर सरोजा, उन सब बातों से हमारा कोई सरोकार नहीं। भाई साहब, आप जो ठीक समझे वो करें। नहीं नहीं वीरेंद्र जी, सरोजा ठीक कह रही है। जब कोठी बेचनी है तो फिर अच्छी कीमत पर क्यों नहीं।
कोठी का मोह छोड़ने पर कीमत का मोह ही सही। आप तो रातों रात ही निर्मोही हो गए। सब मोह ही छोड़ दो तो जिंदगी में बचा ही क्या। लगाव छोड़ना इतना आसान नहीं है। वैसे भी कितनी भी कीमत मिल जाए, दिल तो इसी जमीन, इसी घर की दीवारों में बसा रहेगा। जज्बात की कीमत कौन दे सकता है? तुम ठीक कह रही हो सरोजा। ये तय करना मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था। कोठी को बेचना अपनी भावनाओं, अपनी स्मृतियों से नाता तोड़ना है। लेकिन अगर यहां कोई ऊंच नीच हो जाती तो उन स्मृतियों की पवित्रता पर आंच आती। शायद इसलिए इन दीवारों से नाता तोड़ लेना ज्यादा बेहतर है। तो फिर आपका इरादा पक्का है? किसी से सलाह लिया आपने? जी हाँ, मोहन चाचा से और दिल्ली के एक वकील से सलाह ली है। उनका भी यह कहना है कि कोठी बेचने का फैसला ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मानेंगे कि सेक्स और रुपया पैसा जिंदगी के दो जरूरी हिस्से हैं जो हमेशा मन को अपने दबाव में जकड़े रखते हैं। मगर दुविधा तो ये है कि लोग इसे देखने और मानने से कतराते हैं। पर ऐसी नासमझी से इनका दबाव कम तो नहीं हो जाता। साहब आप इत्मीनान रखिए, हम यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे। जब आप हुक्म देंगे तो गांव से 8-10 आदमी ले आएंगे। ठीक है सलमान मियाँ, आप अपना सामान कमरे में रखें। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, मेरी इजाजत के बिना कोई भी अंदर ना आए। समझ गए। सर फिलहाल कोठी में और कौन कौन लोग रहते हैं? एक कचहरी के बदमाश मुंशी हैं गुज्जर सिंह, और एक सरकारी दफ्तर के मुलाजिम हैं, और हमारे दूर के भाई वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी सरोजा और उनकी बेटी यहाँ रहती हैं। अच्छा, यही है सरोजा। ठीक है? ठीक है साहब। जयराम जी की साहब जी, मैं गुज्जर सिंह हूँ। शायद सरोजा बहन जी ने आपसे मेरा जिक्र किया हो। मैं तो कई बार आया आपसे मिलने, पर आपके दर्शन ही ना हुए। हाँ, सरोजा बता रही थी कि कोठी के टैक्स वगैरह में आप उनको मशवरा देते रहते हैं। कहिए, कैसे आना हुआ? साहब जी, खबर है आप कोठी से नाता तोड़े हो, कोठी बेचना चाहो हो। तुम्हें किसने कहा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना शूरवीर साहब, उन्होंने कल कचहरी में बुलाया था और आपसे मिलना चाहते हैं। कल रात आपको दावत पे बुलाया है, आप मिल लो साहब जी। बहुत ही बढ़िया आदमी है, खानदानी रईस है। अरे दफ्तर तो शौकिया आवे हैं, पूरी कचहरी में दबदबा है, पुलिस में भी बहुत रसूख है शूरवीर साहब का। ठीक है, उनसे कहिए हम आ जाएंगे। घर कहाँ है उनका? ज्यादा दूर ना है, मैं संग चलूंगा आपके। कल शाम को ठीक 7 बजे आ लूंगा आपके दरवाजे। जयराम जी की साहब जी। साहब जी, शूरवीर साहब शौकीन मिजाज आदमी हैं। रसवारी मोहल्ले की लड़कियों का नाच गाना होगा। जयराम जी की साहब जी। आइए साहब जी। समर साहब, ये है शूरवीर साहब जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। प्लीज आइए। थैंक यू। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के खास मेहमान, इस शहर की सबसे आलीशान कोठी के मालिक समर साहब। और समर साहब, और ये हैं हमारे शहर के कोतवाल साहब, जिनके हुक्म से
रसवारी मोहल्ले की सबसे अच्छी गायिकाएं आज यहां हाजिर हुई हैं। ये है हमारे डिप्टी एक्साइज कमिश्नर, चीफ सप्लाई ऑफिसर, ये है हमारे एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर और ये है हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब। आइए। अरे लड़कियों, अपने मेहमानों के खाली गिलास भरने का इंतजाम करो। तशरीफ रखिए। लीजिए समोसा। क्या माहौल है। लगता है अंग्रेजों के रूखे सूखे शासन के बाद वाजिद अली शाह के जमाने की रंगरेलियां फिर से जोर पकड़ रही हैं। अरे साहब, बड़ी शोहरत है रसवारी मोहल्ले की। हम देखते हैं कि यहां से लेकर घंटा घर तक कारों की कतारें लगी रहती हैं। खाला जान, आपने आज एक लाजवाब तोहफा पेश करने के लिए कहा था। हुजूर का इशारा चाहिए, अभी पेश करती हूँ। गली गली में मचा हुआ मोरे बंगले का हल्ला। मोरे बंगले पे
बड़ी सुंदर लड़की है। आपको तो जयमाला डाल गई। शूरवीर साहब, मैं अपनी मां की डायरी पढ़ रहा था। आजादी से पहले उन्होंने इस रसवारी मोहल्ले के कोठे बंद करवाए थे। अरे साहब, वो जमाना तो अंग्रेजों और सत्याग्रहियों का था, अब तो अपना राज है। सेठ राम अवतार आपसे मिलना चाहते हैं। राम अवतार? अपने दोस्त हैं, आपकी कोठी खरीदना चाहते हैं। तो ये बात है। शूरवीर साहब, तो ये महफिल एक बहाना था हमें यहां बुलाने के लिए। शुक्रिया। समर साहब, लगता है आपको हम पर यकीन कुछ कम है। हमारे बनाए कागजात और इन कागजातों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है वकील साहब। दरअसल जमीन जायदाद के कानून में जानता नहीं। दिल्ली में पिताजी के दोस्त हैं, वकील हैं, उनकी सलाह तो माननी ही पड़ेगी। आपने कीमत तो नहीं बढ़ाई, अलबत्ता कुछ शर्तें जरूर बदली हैं। जी हाँ, वीरेन जी को कहीं और रहने का प्रबंध करने के लिए 2 महीने का वक्त तो देना ही पड़ेगा। लेकिन समर साहब, 2 महीने के अंदर कोठी को खाली करवाना आपकी जिम्मेवारी होगी, वरना आपको इसके लिए जुर्माना भी देना पड़ सकता है। मैं ये काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं। ठीक है समर साहब, जुर्माने की शर्त डालकर कल ही सारे कागजात स्टाम्प पेपर पर टाइप करवा दूंगा। परसों इतवार है, सब रजिस्ट्रार को आप ही के घर ले आऊंगा। हम चाहते हैं समर साहब की वीरेंद्र और उसकी पत्नी भी बतौर गवाह इस एग्रीमेंट पर साइन कर दें। अगर आप चाहते हैं तो जरूर करवा देंगे। वैसे भी मुझे इसमें कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये सब कागज? नहीं नहीं, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? पर सेठ जी कहते हैं अब कोठी बेचने को रोकने का और कोई रास्ता बाकी नहीं है। समर समझते क्यों नहीं कि मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि समर की मदद से माँ जी जैसे कुछ अच्छे काम कर सकूं। सरोजा जी, सुना है इस शहर में बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं आपके? और चारा ही क्या है, जो मांगे वो ना मिले तो जो मिलता है वही लेना पड़ता है। सुना है आप महेंद्र स्वरूप को अपनी कोठी बेचने का फैसला कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मौका दे तो एक अच्छी पार्टी आपको ढूंढ दूंगी। नहीं सरोजा, अब ये मुमकिन नहीं है। महेंद्र स्वरूप से काफी लंबी बात हुई है। अभी किसी और से बात करना शोभा नहीं देता। क्यों? कोठी आपकी है, उसे ऊंचे दामों में बेचने में क्या मुसीबत है? मैंने जुबान दे दी है, अब तो कागज भी बन गए, संडे को दस्तखत भी हो जाएंगे। आपने कहा था कि कोठी अगर किसी और को देनी ही है तो अच्छी सी अच्छी कीमत पर देंगे। सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताएं। मान लीजिए, अभी भी समय है। सरोजा, मैंने जुबान दे दी है, मैं अपनी जुबान से मुकर नहीं सकता। भाई साहब, आजकल आप बहुत दौड़ धूप में लगे हैं, कभी दिल्ली कभी यहाँ। इन्होंने अपनी कोठी बेच डाली। इतवार को एग्रीमेंट टू सेल पर दस्तखत हो जाएंगे और 2 महीने बाद सेल डीड हो जाएगी। ठीक ही किया आपने। कहाँ इतनी दौड़ धूप करते, कहाँ संभालते। मैंने तो अपने मालिक मकान से बात की हुई है, जब आप कहेंगे हम चले जाएंगे। ऐसी कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मैंने 2 महीने का वक्त लिया है। हाँ, लेकिन वकील साहब चाहते हैं कि बतौर गवाह आप दोनों साइन करें तो अच्छी बात होगी। ठीक है, आप जहां कहेंगे हम साइन कर देंगे। अरे भाई समर, कहाँ हो? यहाँ ढोल पीट रहे हैं और तुम दिल्ली के चक्कर काट रहे हो। एक वकील से सलाह लेने गया था। तो सलाह मिल गई कि महेंद्र स्वरूप को कोठी बेच दो। सुना है मामला कल तक मुकम्मल हो जाएगा। सेठ राम अवतार ने कहा है कि अगर सब रजिस्ट्रार इतवार को कोठी गया तो उसे गधे पर उल्टा बैठाकर सारे शहर में घुमाया जाएगा। तो अब क्या करना चाहिए चाचा जी? हम भी बहुत परेशान थे ये बातें सुनकर। कल रात हमने पुराने दोस्त सुरेंद्र पाल सिंह को फोन किया था। वो अभी हाल ही में यहाँ पुलिस के आईजी बनकर आए हैं।
तो क्या सलाह दी आपके आईजी साहब ने? कहने लगे पुलिस क्या कर सकती है, ना कोई वारदात हुई, ना कोई रिपोर्ट लिखाई गई। मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारे परिवार की शहर में बहुत इज्जत है। एक जमाने में तुम्हारी माँ कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता हुआ करती थी। उस जमाने का आज की दुनिया से क्या ताल्लुक चाचा जी? आईजी साहब की सलाह है कि तुम आज का कोई राजनीतिक नेता पकड़ो। लोगों को अगर मालूम हो जाए कि कोई तगड़ा नेता तुम्हारे साथ है तो सबका दिमाग ठीक हो जाएगा। सलाह तो अच्छी है चाचा जी, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है, उसके बाद कोई फैसला करते हैं। ठीक। वकील साहब, आपके सब रजिस्ट्रार नजर नहीं आ रहे? अगर मेरे पास खबर गलत नहीं है तो ये एग्रीमेंट रजिस्टर न करने के लिए उन पर बहुत दबाव डाला जा रहा है। समर साहब, शायद आपको मालूम नहीं कि हमारा यहाँ क्या रसूख है। अरे सब रजिस्ट्रार की क्या मजाल कि हम कहें और वो ना आए। लीजिए, आ गए। नमस्कार। बैठिए। अरे समर साहब को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम एग्रीमेंट की रजिस्ट्री करवा पाएंगे, और मैंने कह दिया कि मुझे सब रजिस्ट्रार साहब पर पूरा यकीन है, वो हमारी बात नहीं टाल सकते। पेपर लाए हैं? लीजिए सर। समर साहब, ये आपके पेपर्स तैयार हैं, लेकिन हाँ, दस्तखत करने से पहले आप जरा इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मशवरे के लिए शुक्रिया वकील साहब। ये रहा एग्रीमेंट के मुताबिक आपका बैंक ड्राफ्ट। वीरेंद्र साहब, आपकी पत्नी नहीं आई, उन्हें भी इस एग्रीमेंट पर दस्तखत करने होंगे। जी वो अभी आती ही होगी। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये एग्रीमेंट बेकार है। अब इस कोठी की मालिक मैं हूँ, समर साहब नहीं। ये रही पिताजी की आखिरी वसीयत की फोटोकॉपी। इस कोठी का हर फैसला सिर्फ मैं कर सकती हूँ। देखिए वकील साहब, क्या है ये कागज? वकील साहब, आपको ये आखिरी वसीयत कैसी लगती है? नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित है। समर साहब, आपके पिताजी ने 2 जगह दस्तखत किए हैं। उनकी मृत्यु से 2 महीने पहले की तारीख है, यानी ये उनकी अंतिम वसीयत है। 2 गवाहों के दस्तखत भी हैं, 2 नामी वकील जो सेठ राम अवतार के कानूनी मामले देखते हैं। समर साहब, किसी ने बहुत सोच समझकर इस वसीयत को लिखा है। समर साहब देखिए, ये आपके पिताजी के ही दस्तखत हैं। लगते तो पिताजी के ही हैं। जरा अच्छी तरह चेक कीजिए, इसमें लिखा क्या है? समर साहब, इसमें लिखा है कि मेरा बेटा संपन्न है, अपने कामकाज में व्यस्त है, यहां बहुत कम आ पाता है। सरोजा ने सगी बेटी की लगन से मेरी सेवा की है। उसने मेरी कोठी में सामाजिक हित की संस्था चलाने का भी प्रण किया है। कहा है कि वो हमेशा समर से अच्छे संबंध बनाए रखेगी और उनकी सलाह भी लेती रहेगी। वकील साहब, वसीयत बहुत समझदारी से बनाई गई है। सरोजा के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। कहिए वकील साहब, अब आपकी क्या सलाह है? समर साहब, मेरा ख्याल है कि अगर इस बात पर हमें 2-4 दिन सोच लेते तो अच्छा रहता। ठीक है, मैंने तो आपको जुबान दी थी कि आज ही सारा काम पूरा कर दूंगा, लेकिन अगर आप यही ठीक समझते हैं तो ये लीजिए आपका ड्राफ्ट। थैंक यू।